गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कविता चौधरी GM+2 हाई स्कूल रामगढ़ में इकोनॉमिक्स की शिक्षिका हूँ। मैं आज आप लोग को पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य के निर्धारण के बारे में बतलाऊँगी। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण के संबंध में 3 तरह के सिद्धांत दिए जाते हैं। पहला, मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धांत, जो रिकार्डो, मिल जैसे प्राचीन अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है। इनका विचार है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के अनुसार होता है। कोई भी उत्पादक अपनी वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत के बराबर रखता है। इससे कम मूल्य वह नहीं रखेगा, क्योंकि उससे उसको हानि होगी। यह सिद्धांत एक पक्षीय है, क्योंकि यह केवल पूर्ति पक्ष पर ध्यान देता है और मांग पक्ष की अवहेलना करता है। इसलिए इस सिद्धांत को सही सिद्धांत नहीं माना गया है। दूसरा सिद्धांत है मूल्य का सीमांत उपयोगिता सिद्धांत, जो कि जेवेंस के द्वारा दिया गया है। जेवेंस का विचार है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु का मूल्य निर्धारण उसकी सीमांत उपयोगिता के अनुसार होता है। कोई भी उत्पादक किसी वस्तु के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर मूल्य देने को तैयार होता है। यह भी सिद्धांत एक पक्षीय है, क्योंकि यह केवल मांग पक्ष पर ध्यान देता है और पूर्ति पक्ष की अवहेलना करता है। इसलिए इस सिद्धांत को भी सही सिद्धांत नहीं माना गया है। तीसरा है मूल्य का सामान्य सिद्धांत, जो कि मार्शल के द्वारा दिया गया है। मार्शल ने इन दोनों सिद्धांतों को मिलाकर मूल्य का एक सही सिद्धांत दिया है। मार्शल का कहना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी वस्तु का मूल्य न तो केवल पूर्ति अथवा उत्पादन लागत के द्वारा और न केवल मांग अथवा सीमांत उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है, बल्कि मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। इनका कहना है कि मांग और पूर्ति जहाँ पर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, वस्तु के मूल्य का निर्धारण वहीं पर होता है। मार्शल ने इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है। मार्शल का कहना है कि जिस प्रकार कपड़े के एक टुकड़े को काटने के लिए कैंची के दोनों फलों अथवा ब्लेड्स की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मूल्य का निर्धारण करने के लिए मांग और पूर्ति दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। हम कह नहीं सकते कि कपड़े का टुकड़ा कैंची का ऊपरी फल काटता है अथवा निचला फल, बल्कि दोनों के सहयोग से कपड़ा कटता है। उसी प्रकार मूल्य का निर्धारण न तो केवल मांग के द्वारा होता है और न केवल पूर्ति के द्वारा होता है, बल्कि मांग और पूर्ति दोनों की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है। मार्शल ने इसे तालिका और चित्र के द्वारा बतलाया है। सबसे पहले हम लोग तालिका देखते हैं। तालिका में यहाँ पर 3 कॉलम बनाए गए हैं। पहला में मूल्य, दूसरा में मांग, तीसरा में पूर्ति को बतलाया गया है। इससे पहले हम लोग मांग और पूर्ति पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं कि मूल्य और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। मूल्य घटता है तो मांग बढ़ता है, और मूल्य के बढ़ने पर मांग घट जाता है, यानी दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। जबकि मूल्य और पूर्ति के बीच में सीधा संबंध होता है। मूल्य के घटने पर पूर्ति भी घट जाता है और मूल्य के बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ जाता है। हम लोग इस तालिका में देख रहे हैं कि जब वस्तु का मूल्य 12 रुपया है तो कलम की मांग 100 इकाई की हो रही है और कलम की पूर्ति हो रही है 500 इकाई की। चूँकि यहाँ पर मांग से अधिक पूर्ति है, इसलिए मूल्य में कमी होगी। मूल्य जब 10 रुपया है तब कलम की मांग
200 इकाई की, जबकि पूर्ति हो रही है 400 इकाई की। यहाँ पर भी मांग से ज़्यादा पूर्ति है, इसलिए मूल्य में और कमी होगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु का मूल्य यानी कलम का मूल्य जब 8 रुपये है, तब कलम की मांग 300 इकाई की हो रही है और पूर्ति भी 300 इकाई हो रही है। यानी यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो बाज़ार में वस्तु का मूल्य 8 रुपये निश्चित होगा, क्योंकि यहीं पर मांग और पूर्ति दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। इसे हम लोग चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। चित्र में हम लोग OX पर मांग एवं पूर्ति की मात्रा को बतलाया गया है, OI पर वस्तु के मूल्य को बतलाया गया है। DD मांग की रेखा है, SS पूर्ति की रेखा है, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर Q बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, तो Q हो गया संतुलन बिंदु और संतुलन मात्रा OM हो जाएगी। संतुलन मात्रा OM और मूल्य, संतुलन मूल्य जो होगा वो OP निश्चित होगा, क्योंकि यहीं पर मांग और पूर्ति दोनों ही एक दूसरे के बराबर है। अब यदि मान लिया जाए कि मूल्य संतुलन मूल्य OP से कम OP1 है, तो इस मूल्य पर उपभोक्ता OM1 की मांग कर रहे हैं, वस्तु की OM1 मांग कर रहे हैं, जबकि उत्पादक OE1 की ही पूर्ति कर रहे हैं। यानी यहाँ पर मांग अधिक है और पूर्ति कम है। मांग E1 M1 अथवा Q1 Q2 के बराबर अधिक है। चूँकि यहाँ पर मांग पूर्ति से अधिक है, इसलिए मूल्य में वृद्धि होगी और इस बढ़ते हुए मूल्य पर एक और मांग में कमी होती जाएगी और दूसरी ओर पूर्ति में वृद्धि होती जाएगी, और फिर संतुलन मूल्य OP पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। अतः मूल्य संतुलन मूल्य से कम मूल्य पर स्थिर नहीं रह सकता है। अब यदि मान लिया जाए कि मूल्य संतुलन मूल्य OP से अधिक OP2 है, तो इस मूल्य पर हम लोग देख रहे हैं, इस मूल्य पर उत्पादक OE2 की पूर्ति करेंगे, जबकि मांग OM2 के बराबर ही उपभोक्ता कर रहे हैं। यहाँ पर पूर्ति मांग से अधिक है। कितने के बराबर अधिक है? E2 M2 के बराबर अधिक है। चूँकि पूर्ति मांग से अधिक है, इसलिए मूल्य में कमी होगी और इस घटते हुए मूल्य पर एक और मांग में वृद्धि होती जाएगी और पूर्ति में कमी होती जाएगी और पुनः संतुलन मूल्य OP पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। अतः संतुलन मूल्य से अधिक मूल्य पर भी यहाँ पर मूल्य स्थिर नहीं रह सकता है। संतुलन मूल्य से अधिक मूल्य पर भी मूल्य स्थिर नहीं रह सकता है। मूल्य स्थिर केवल वहीं पर होगा जहाँ पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, अर्थात OP मूल्य पर। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मूल्य का निर्धारण केवल वहीं पर होता है जहाँ पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं।